आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम 2012 का पेपर पढ़ रहे हैं और पेपर में हमने 13 क्वेश्चन का अध्ययन कर लिया था। अब हम बात करते हैं 14वें क्वेश्चन की कि संधारित्र C की गणना कीजिए यदि A व B के मध्य संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है। देखो आप ध्यान से चित्र को समझना कि ये तो 10 माइक्रोफैरड का है, ये 10 माइक्रोफैरड का है, ये दो कैपेसिटर 10-10 के हैं और दोनों 10-10 के जो कैपेसिटर हैं वो पैरेलल क्रम में जुड़े हुए हैं। और ये पैरेलल क्रम में अगर जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों, तो यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक संधारित्र C लगा हुआ है। क्लियर? तो अब ये कहना चाह रहा है कि A और B के बीच में तुल्य धारिता तो 15 माइक्रोफैरड है, तो C का मान बताओ। तो समझो इसको, बहुत सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात इसलिए है कि भाई देखो, सबसे पहले तो ये दो 10 और 10 के दो समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं ना, तो समांतर क्रम में संधारित्रों का सूत्र होता है C बराबर C1 प्लस C2। इस आधार पर ये 10 और 10 मिलकर क्या बना देंगे, 20। ये 20 माइक्रोफैरड बन जाएगा और ये C का C लिख दिया। तो इस डायग्राम को मैंने इसमें सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो देखो यहाँ लिख भी रखी है मैंने ये बात कि चित्रानुसार 10 माइक्रोफैरड के दो संधारित्र हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, जिनकी तुल्य धारिता 10 प्लस 10 बराबर 20 माइक्रोफैरड होगी। तब दिए गए परिपथ को निम्न प्रकार बनाया जा सकता है। तो ये देखो 20 माइक्रोफैरड है, ये C है, ये वापस AB है। अब यहाँ पर ये दोनों कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं और श्रेणी क्रम की जो तुल्य धारिता का फॉर्मूला आपको पढ़ाया था वो होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। क्लियर? तो देखो इधर चित्रानुसार दो संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जिनकी तुल्य धारिता 1/C डैश बराबर 1/20 प्लस 1/C। फॉर्मूला वही था ना। अब C डैश का मान सवाल ने 15 माइक्रोफैरड दिया था हमें, तो इस C डैश की जगह 1/15 बराबर 1/20 प्लस 1/C, या 1/C बराबर 1/15 माइनस का 1/20, या फिर 1/C बराबर इसमें 60 लघुत्तम ले लो, ये 4 माइनस का 3 1/60, तो 1/C बराबर 1/60। ये गड़बड़ बहुत होती है, ध्यान रखना। बस कॉमनली बच्चे 1/60 तक करके रह जाते हैं, इसको C नहीं बनाते, ये 1/C है इधर। तो C बराबर लिखें तो ये आ जाएगा 60 माइक्रोफैरड। इसको C डैश करो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हम इसको C डैश नहीं सॉरी C लेके चले थे, ये C हमने निकाला था, C है। ठीक है, तो C का मान हो गया 60 माइक्रोफैरड आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भूचुंबकीय अवयवों के नाम लिखिए, वह उनमें से किन्हीं दो की परिभाषा दीजिए। 1 + 1 = 2। भूचुंबकीय अवयव वैसे 3 पढ़ाए थे आपको मैंने। भूचुंबकीय अवयव क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन की अगर मैं छोटी सी बात करूं तो मतलब वे अवयव जिनके द्वारा किस पृथ्वी के किसी स्थान पर जो भूचुंबकत्व की वैल्यू है उसके मान को डिफाइन किया जा सकता है, यूँ कहूँ इसके मान को रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उनको क्या कहते हैं, भूचुंबकत्व के अवयव कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है दिक्पात का कोण, दूसरा है नति या नमन का कोण, और तीसरा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के घटक। ये 3 अवयव हैं। अब आपको तो थ्योरी में तो मैंने तीनों पढ़ाए थे वहाँ पर, तो लेकिन यहाँ पर किन्हीं दो की डेफिनेशन ये हमसे पूछ रहा है। तो किन्हीं पहले तो देखो नाम पूछ रहा है, तो नाम तो लिखने आपको, तीनों के नाम लिखोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। फिर इनमें से 2 की डेफिनेशन लिखोगे तो फिर 1 नंबर मिलेगा। ऐसे ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। देखिएगा दिक्पात का कोण। दिक्पात का कोण के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत चर्चा मैंने उस टाइम की थी, ध्यान नहीं है तो मैं फिर चर्चा कर देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा ये कोई चुंबक है ना, इस चुंबक के बीचों बीच मैंने धागा बांधा और इसको छत से लटका दिया। अभी फ्री हो गया ना, बिल्कुल बोलो। तो अब ये फ्री रहेगा तो आपको पता होगा कि ये थोड़ा सीधा नहीं रहता है, ये थोड़ा टेढ़ा खुल रहता है, ऐसे टेढ़ा होता है। मतलब कि जैसे मान लो ये सीधी लाइन है, क्लियर, ये तो सीधी लाइन है बिल्कुल। तो इसको तो कहा मैं, सीधी लाइन को तो कहा मैंने भौगोलिक यामयोत्तर। क्या कहा इसको मैंने, भौगोलिक यामयोत्तर। लेकिन जब ये है ना, ये चुंबक थोड़ा टेढ़ा रहता है, तो इसका ये मान लो उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ये रेखा है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा भाई चुंबकीय यामयोत्तर। ध्यान समझना मेरी बात को। तो अब ये तो चुंबकीय यामयोत्तर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला भौगोलिक यामयोत्तर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और इन दोनों के बीच का ये जो एंगल दिख रहा है आपको, इस एंगल को नाप लो। 10 डिग्री है, 20 है, 30 है, 40 है, जो भी डिग्री है वो नाप लो। वो जो डिग्री एंगल आएगा वो कहलाएगा आपका दिक्पात का कोण। क्या कहलाएगा भाई, दिक्पात का कोण। समझो इसको।
पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य बने कोण को दिक्पात का कोण कहते हैं। आगे बात समझ में, मतलब पृथ्वी के किसी स्थान पर जो भौगोलिक याम्योत्तर है और जो चुंबकीय याम्योत्तर है उसके बीच जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं, दिक्पात का कोण कहते हैं। अगला है अगला है नतिक कोण। नतिक कोण भी था इसका दूसरा हिस्सा। अब नतिक कोण क्या होता है उसको भी समझ लो। मान लीजिए कि ये कोई चुंबकीय सुई है, इस चुंबकीय सुई को बांध दो और लटका दो, लटका दिया। अब लटकाने के ऊपर जैसे मान लो ये ऊपर हो गई, तो अब इसमें ये देखा जाता है कि ये जो चुंबकीय सुई है वो धरती के समांतर नहीं रहती, ये थोड़ा सा टेढ़ी रहती है, मान लो ऐसी टेढ़ी, ऐसी टेढ़ी। हालांकि अलग अलग जगह ये अलग अलग भी रहती है, मतलब कि भूमध्य रेखा के ऊपर चले जाएं पृथ्वी की तब तो ये बिल्कुल सीधी रहती है, धरती के समांतर रहती है, और ध्रुवों पर चले जाएं तो बिल्कुल खड़ी हो जाती है, लंबवत हो जाती है पृथ्वी से। क्लियर। और पृथ्वी के अन्य स्थानों पर ये थोड़ी सी टेढ़ी रहती है, यूं टेढ़ी रहती है। अब यूं जब ये टेढ़ी रहती है उस पोजीशन में क्या फर्क पड़ता है, वो फर्क देखिए आप। अब जैसे मान लो ये थोड़ा टेढ़ा है ना, ये हिस्सा ऊंचा है, ये हिस्सा नीचा है, तो एक लाइन तो ये बन गई, एक लाइन मेरी एक धरती के समांतर है, ये कॉपी दिख ही रही है, और इसके बीच में यहाँ जो कोण बन रहा है, जो एंगल बन रहा है, उस एंगल को कहते हैं नति का कोण। क्या कहते हैं, नति या नमन का कोण। नमन भी इसी को कहते हैं, नति या नमन का कोण। तो देखिएगा, पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नति या नमन का कोण कहते हैं। समझ गए मेरी बात। मतलब पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय सुई जो है वो क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे नति या नमन का कोण कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो 16। साथ में एक बात और बता दूं मैं आपको, यहाँ देखो दोनों के साथ आर आर लिख रखा है। आर का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, रिपीट, मतलब आगे के किसी न किसी पेपर में ये पूछे हुए हैं, इसलिए आर लगा है। 16 क्वेश्चन है कि साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत का कथन दीजिए और इस मशीन के कोई दो उपयोग लिखिए। इसको समझो। साइक्लोट्रॉन काफ़ी बड़ा टॉपिक था। देखो वैसे देखा जाए ना तो आप लोगों को ये कह रहे थे भाई, मैसेज भी आया था मेरे पास कि आप मतलब कोरोना के जो क्वेश्चन नहीं है उनको आप साथ साथ हमें बताते चले। तो उसके लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना का जो नया सिलेबस है वो आप खुद इसकी फ़ोटोकॉपी लेकर बैठे, ठीक है ना। अगर फ़ोटोकॉपी आप तक उपलब्ध नहीं है तो आप मुझे बता दें, मैं उसको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से प्रिंट निकाल लो, ठीक है। क्यों, अब इसको जैसे मान लो ये टॉपिक है साइक्लोट्रॉन का, ये अब कोरोना में हटा दिया गया है, अब हटा दिया इसको, अब नहीं। लेकिन मैं जो मैटर डाल रहा हूँ ये एक साल ही काम थोड़ी आएगा, ये आगे आने वाले साल भी काम आएगा। ये मैटर 2012 का पेपर तो यही रहना, ये तो चेंज होने से रहा, इसलिए अब इसके साथ मैं वो बात ऐड नहीं कर पाऊँगा। इसलिए अब आप खुद अपना सिलेबस लेके बैठें और जो आपका काम का है वो नोट करें, जो काम का नहीं है उसको नोट नहीं करें, क्योंकि मुझे तो एक यूनिवर्सल वीडियो तैयार करने हैं जो हर साल काम आए। इसलिए हालांकि ये मुझे पता है साइक्लोट्रॉन का जो टॉपिक शायद हटा दिया गया सिलेबस से, आप कन्फर्म और कर लेना, लेकिन आपको खुद कन्फर्म करना है। मैं सभी के वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट के। सिद्धांत का कथन दीजिए और इस मशीन के कोई दो उपयोग लिखिए। देखिएगा सिद्धांत क्या कहता है कि साइक्लोट्रॉन में संयुक्त विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित रहते हैं। साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र भी रहता है, आपको ध्यान होगा वहाँ पर हमने 10,000 या 20,000 वोल्ट के प्रत्यावर्ती स्रोत लगाया था और दो चुंबक भी लगा रखे थे, तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र भी है और विद्युत क्षेत्र भी है। जब कोई आवेशित कण, हमने वहाँ पर प्रोटॉन को वहाँ घुमाया था, ठीक है ना, आवेशित कण को घुमाया था हमने, तो आवेशित कण इस क्षेत्र में गति करता है तो कण की गति कैसी होती है, त्वरित होती है, जिससे कण की ऊर्जा में निरंतर वृद्धि होती है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेशित कण को अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है, जिसके कारण वह वृत्ताकार पथ में गति करता है। विद्युत क्षेत्र के कारण आवेशित कण के वृत्ताकार पथ की त्रिज्या बढ़ती जाती है, जिससे आवेशित कण की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। और जब आवेशित कण अपनी वांछित गतिज ऊर्जा को प्राप्त कर लेता है तो उसे उस उपकरण से बाहर निकाल लिया जाता है। ये इसका सिद्धांत है।
कुल मिला के बात ये, अगर आपको बड़ा लग रहा है तो शॉर्ट में बताऊं अगर मैं इसको, तो मतलब साइक्लोट्रॉन में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होते हैं, और इसमें कुछ जब कोई आवेशित कण गति करता है तो वो क्या करता है, एक वर्ताकार पथ में गति करता है, और उसके वर्ताकार पथ की त्रिज्या हर बार बढ़ती रहती है, और जब वो वांछित गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेता है तो उसे उपकरण से बाहर निकाल दिया जाता है। ये साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत है। उपयोग क्या क्या है, उपयोग देख लीजिए कि साइक्लोट्रॉन के उपयोग, पहला है नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में, मतलब कि साइक्लोट्रॉन से जो हमें प्रोटॉन या अल्फा कण जो प्राप्त हो रहे हैं उच्च वेग से त्वरित है, उनको जब किसी अभिक्रिया का, किसी नाभिकीय अभिक्रिया का अगर अध्ययन करना हो तो, या किसी चीज़ का, जैसे मान लो किसकी क्रिस्टलीय संरचना का पता करना हो, कोई नई चीज़ हमने खोजी क्रिस्टलीय संरचना कैसी है, तो उसके ऊपर जब उसको डाला जाता है तो किस हिसाब से किस एंगल पे प्रकीर्णित होते हैं वो अल्फा कण वगैरह, उसे पता लगा लेते हैं कि ये इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। समझ गए। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं के अध्ययन में साइक्लोट्रॉन से प्राप्त त्वरित व ऊर्जा युक्त आवेशों की नाभिकों से टक्कर करवाकर नाभिकीय अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पहला, नए पदार्थ संश्लेषित करने में, मतलब कि जैसे कई बार क्या होता है, इससे जो अल्फा कण प्राप्त होते हैं ना उसको किसी दूसरे मैटर पे डालते हैं ताकि वो उसके नाभिक में एंटर कर जाए, नाभिक में एंटर कर जाएंगे तो उसकी प्रोटॉन संख्या बढ़ जाएगी, प्रोटॉन संख्या बढ़ जाएगी तो एक नया मैटर बन जाएगा, नया मेटेरियल बन जाएगा ना। ऐसे भी करते हैं, तो इससे नए पदार्थ, जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक नेचुरल थोड़ी है, बनाया गया है ना, किसी भी तरीके से बनाया गया है, संश्लेषित पदार्थ है, ये होते हैं संश्लेषित पदार्थ। नए पदार्थ संश्लेषित करने में इसकी सहायता से ठोसों में आयनों को रोपित कर उनके गुणों में परिवर्तन करने तथा नए पदार्थों को संश्लेषित करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये बात होगी साइक्लोट्रॉन के उपयोग की, और हमने 16 क्वेश्चनों का अध्ययन इस वीडियो में कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।